भी एक गतिशील ग्रह है। यह प्रतिपल गति करती रहती है और इसके अंदर और बाहर सतत रूप से परिवर्तन होता रहता है। लेकिन हमें जानने की आवश्यकता है कि आखिर हमारी पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या अवस्थित है। हमारी पृथ्वी आखिर किन पदार्थों से मिलकर बनी है। हमारी पृथ्वी की परतें एक प्याज की परतों की तरह संकेंद्री हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी पर एक के ऊपर एक अनेक परतें हैं। हम कहते हैं भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कहलाती है पर्पटी, या जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इसके ऊपर का जो भाग है इसे हम कह रहे हैं पर्पटी यानी कि क्रस्ट। ये सबसे पतली परत है। बढ़ चुके हैं कि हम हमारे पृथ्वी की जो परत है, जो भूपर्पटी है, उससे महाद्वीपीय और महासागरीय भागों में विभाजित करते हैं। तो महाद्वीपीय भाग पे जो हमारी पर्पटी है उसकी सतह मोटी होती है, किसकी अपेक्षा? महासागरीय सतह पे जो हमारी भूपर्पटी है उसकी अपेक्षा। महाद्वीपीय भाग में यह 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पे ये केवल 5 किलोमीटर तक होती है। डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि हमारी जो पर्पटी है इसकी सतह, ये है इसकी सतह, ये महाद्वीपीय भाग में मोटी होती है लगभग 35 किलोमीटर, जबकि महासागरीय भाग में आप देख सकते हैं यहाँ इतनी ये पतली होती है, लगभग सिर्फ 5 किलोमीटर। इसके अलावा महाद्वीपीय भाग में हमारी जो पर्पटी है वो सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है और इसीलिए इसे कहा जाता है Cl। C यानी सिलिका और L यानी एल्यूमिना। और इसके अलावा जो महासागरीय भाग है वहां की जो भूपर्पटी है वो बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम से, यानी कि सिलिका तो दोनों जगह पे है, लेकिन हमारे महाद्वीपीय भाग में सिलिका के साथ मिलता है एल्यूमिना और यहाँ पे महासागरीय भाग में सिलिका के साथ मिलता है मैग्नीशियम। इसीलिए महासागरीय भाग की पर्पटी को हम कहते हैं सिमे या सीमा। सी से सिलिका और मे से मैग्नीशियम। भूपर्पटी के ठीक नीचे हमें मिलता है मेंटल, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे ये था हमारा भूपर्पटी, उसके बाद ये इतना मोटा है हमारी मेंटल की परत, लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है ये। इसके बाद आती है हमारी सबसे आंतरिक परत जिसे हम कहते हैं क्रोड, और इस क्रोड को हम दो भागों में बांट देते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। का जो तापमान होता है क्रोड का ये बहुत ज्यादा अधिक होता है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा बाह्य क्रोड है वो तो तापमान के अधिक होने के कारण द्रवित अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो हमारा इनर कोड है, जो आंतरिक क्रोड है, वो द्रवित अवस्था में नहीं, वो होता है सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो हमारा ये जो मेंटल है यहीं पे उपस्थित होता है हमारा मैग्मा, जो कि ज्वालामुखियों से निकल के लावा के रूप में हमें धरती पे दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी का जो आयतन है केवल उसका 1% हिस्सा पर्पटी है, यानी कि केवल 1% हिस्सा क्रस्ट है। उसके बाद 84% हिस्सा मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड। कि हमारा मेंटल हमारी पृथ्वी के आयतन में आधे से भी अधिक, बहुत ज्यादा 84% भाग में है। अगर बात की जाए हमारी पृथ्वी की त्रिज्या की, हमारी अर्थ के रेडियस की, तो ये है 6371 किलोमीटर। कि आप अगर पृथ्वी के साइज का अंदाज लगाना चाहते हैं तो आपको 6371 किलोमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना होगा। के बाद आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारी पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है। आज इस आधुनिक और विकसित युग में रहने के बाद हमारी यह विचारधारा हो सकती है कि शायद हम पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को देख चुके हों, हमने यहां तक खुदाई कर ली हो, लेकिन वास्तविकता में ये असंभव है। असंभव कहना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन वर्तमान तक तो ये नहीं किया जा सका है कि हम हमारी पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग तक खुदाई कर सकें, क्योंकि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर्स केवल 6 किलोमीटर तक खोज पाए हैं, सिर्फ 6 किलोमीटर तक ही खुदाई की जा सकी है, जबकि हम तो हमारी पृथ्वी के
क्रस्ट को पार करके मेंटल पे भी नहीं जा पाए, तो क्रोड पे जाने की बात तो बहुत दूर की है। हम अभी तक खुदाई कर पाए हैं लगभग 6 किलोमीटर की, और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें जाना होगा समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक। तो ये टोटली इम्पॉसिबल है प्रेजेंट टाइम में। आज से अनेकों वर्षों बाद अगर कोई तकनीकी खोज ली जाती है तो शायद संभव भी हो सके। हमारी पृथ्वी का जो क्रोड है वो मुख्यतः निकेल और लोहे का बना होता है, और इसलिए इसे निकेल और से फेरस कहते हैं। हमारे क्रोड का जो तापमान और दाब है वो बहुत हाई होता है, काफी उच्च होता है। तो चलिए, यहाँ पे 7th क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार हमने पृथ्वी की आंतरिक परतों को कवर कर लिया है, और अब हमें देखना है शेल और खनिजों के बारे में, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। हमारी पृथ्वी की जो परपटी है ये अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। हमारी पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के रॉक से मिलकर बनी है। लेकिन आखिर ये शैल ये होते क्या है? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। फिर सवाल उठता है, अब खनिज क्या होते हैं? खनिज हमारी पृथ्वी की परपटी को बनाने वाले पदार्थ हैं, और इन खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को हम कहते हैं शैल। बहुत ही साधारण और बेसिक बात करें तो शैल कुछ नहीं है, शैल बस अलग अलग प्रकार के पत्थरों हैं, अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, इनके विभिन्न आकार और गठन है। मतलब हमारे जो शैल या हमारी रॉक्स होती हैं इनके 3 टाइप्स हैं। आग्नेय शैल यानी कि इग्नियस रॉक्स, इसके बाद अवसादी शैल यानी कि जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अब एक एक करके हम इन तीनों शैलों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जहां जरूरत होगी हम एनिमेशन से भी समझेंगे। तो आग्नेय शैल या इग्नियस रॉक्स जो हैं, इनको समझने के लिए हम वीडियो देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह पे अनेकों ज्वालामुखी उपस्थित हैं। हमारी पृथ्वी के मेंटल में मैग्मा उपस्थित है, और ये मैग्मा जब धरती के बाहर आता है ज्वालामुखी के द्वारा तो उसे हम लावा कहते हैं। ये लावा ज्वालामुखी के मुख से निकल के हमारी पृथ्वी की परतों पे फैलता है, और यही लावा कई अनेक वर्षों में धीरे धीरे ठंडा होता है, और यही लावा ठंडा होकर निर्मित करता है आग्नेय शैलों को, या फिर जिसे हम कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शैल। तो हमने देखा कि हमारी पृथ्वी पे उपस्थित जो ज्वालामुखी हैं, इनके अंदर के मैग्मा जो बाहर आता है और लावा बनता है, उसके ठंडे होने से निर्मित हुए आग्नेय शैल या फिर बहिर्वेदी आग्नेय शैल। लेकिन जब हमारे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, तो इसके अंदर का जो लावा है ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाता। इसका जो मैग्मा है वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाता। ये मैग्मा हमारी जो ज्वालामुखी है उनके अंदर भी फैलता है। ये देखिए, और समय के साथ जैसे बाहर आया हुआ मैग्मा, जैसे हम लावा कह रहे थे, वो ठंडा होता है, उसी प्रकार अंदर जमा हुआ ये जो मैग्मा है ये भी ठंडा होता है, और इसके ठंडे होने से निर्मित होते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शैल, यानी जिसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो अब शायद क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो आग्नेय शैल हैं ये 2 प्रकार के हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शैल और बहिर्भेदी आग्नेय शैल। जब ज्वालामुखी के उद्गार से अंदर से जो मैग्मा निकलता है और लावा के रूप में बाहर आता है, ये लावा ठंडा होता है तो निर्मित होते हैं बहिर्भेदी आग्नेय शैल, और यही लावा जब ज्वालामुखी के अंदर जम के ठंडा होता है हम मैग्मा कहते हैं। जब ज्वालामुखी के अंदर होता है तो हम इसे मैग्मा की संज्ञा देते हैं। ये ठंडा होता है तब निर्मित होते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शैल। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी रॉक्स। कई बार हम बोलते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप स्पष्ट रहिएगा कि जो ज्वालामुखी के अंदर द्रवित अवस्था में होता है वो मैग्मा कहलाता है, और जब ये पृथ्वी की सतह से बाहर आता है तब हम इसे लावा कहते हैं। यहाँ पे बहिर्भेदी आग्नेय शैल के एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है बेसाल्ट को, जो कि दक्कन के पठार का निर्माण करते हैं, और अंतर्भेदी आग्नेय शैल के एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है ग्रेनाइट पत्थर का, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। हमारे घरों में मसाला पीसने के लिए
जिस पत्थर का इस्तेमाल हम करते हैं वो वास्तव में ग्रेनाइट का ही बना होता है। तो चलिए, अब शायद आपको आग्नेय शैलों का एक इंट्रोडक्शन तो मिल गया होगा। अब हम देखते हैं अवसादी शैलों को, या जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। शैल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इन छोटे छोटे कणों को हम कहते हैं अवसाद। ये अवसाद हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से एक दूसरे से स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच के जमा हो जाते हैं, और ये अद्रण अवसाद दब कर और कठोर होकर शैल का निर्माण करते हैं, और इन शैलों को कहते हैं अवसादी शैल। मतलब कि पहले से उपस्थित जो शैल हैं उनके जो छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं, उन कणों को हमने कहा अवसाद, और ये अवसाद वायु या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचे और उस स्थान पे जमा हुए, और कई वर्षों में ये दब के और कठोर होकर निर्मित करते हैं शैल को, जिन्हें हम कहते हैं अवसादी शैल या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा बलुआ पत्थर है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये रेत के अवसाद से, रेत के दानों से मिलके बना होता है। और इन अवसादी पत्थरों में, इन अवसादी चट्टानों में केवल ये अवसादी नहीं होते हैं, इनके अलावा इनमें होते हैं जीवाश्म। जीवाश्म यानी कि पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के मृत्यु के उपरांत बचे अवशेष। यहाँ पे परिभाषा भी है, शैलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, या फिर जिन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स। प्रकार से हम अपने अवसादी शैलों या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स को भी आगे कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अपनी आग्नेय शैल और अवसादी शैलों के बाद हमें देखना है कायांतरित शैलों को, या जिन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कायांतरित, या जिसे हम कहते हैं रूपांतरित, यानी कि रूप का परिवर्तन होना। तो हमारे जो आग्नेय और अवसादी शैल होते हैं ये उच्च तापमान पे और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि कायांतरित शैल पहले से ही उपस्थित आग्नेय और अवसादी शैलों का परिवर्तित रूप है। फॉर एग्जाम्पल, जो चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, और जो चूना पत्थर है यह संगमरमर में परिवर्तित होता है। ये जो शैल है ये हमारे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हम कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि शैल कई प्रकार के होते हैं, तो इनके अलग अलग प्रकारों के उपयोग के आधार पे इनके उपयोग भी अलग अलग हैं। हम किसी शैल का उपयोग किसी एक उपयोग में करते हैं और किसी अन्य शैल का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए। तो अब लास्ट में हमें पढ़ना है शैल चक्र के बारे में। विभिन्न परिस्थितियों और निश्चित दशाओं के आधार पे ये जो एक शैल है ये दूसरे शैल में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसे ही कहते हैं शैल चक्र। कि हमने देखा था कि जो द्रवित मैग्मा है ये ठंडा होके आग्नेय शैल बनता है, और ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं और अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं, और ताप और दबाव के कारण यही आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये जो कायांतरित शैल हैं ये अनेकों वर्षों में ताप और दबाव के कारण फिर से परिवर्तित हो जाते हैं मैग्मा में, और फिर से वही की वही प्रोसेस शुरू हो जाती है कि मैग्मा से बने आग्नेय शैल, आग्नेय शैल से बने अवसादी शैल, उनसे बने कायांतरित शैल, और फिर कायांतरित शैल बने मैग्मा, और यही प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, और एक के बाद एक शैलों का निर्माण होता है। जैसा कि हमने देखा था कि शैल विभिन्न खनिजों से मिलकर बने होते हैं। खनिज यानी कि मिनरल्स, और खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनके निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, और ये मिनरल्स हमारी मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कुछ खनिजों का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये तीनों खनिज हैं, और इनका उपयोग और भी कई चीजों में होता है, जैसे कि उद्योगों में, हमारे औषधि बनाने में या उर्वरक बनाने में, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम।
तो हमने देखा कि ये जो खनिज होते हैं इनसे बनकर बनती हैं शैल यानी कि चट्टाने। इसलिए हम देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की जो चट्टाने हैं उनमें खदान को ढूंढते हैं और उन खदानों में हम खुदाई करके विभिन्न खनिजों को प्राप्त करते हैं। कि हम देखते हैं ना कि कोयले की खदान होती है और वहां पे खनन करके हम कोयले को प्राप्त करते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि शैल क्या होते हैं और खनिज क्या होते हैं, शैलों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। तो अब अपने चैप्टर को खत्म करने के बाद हम